मेरा नाम विनीता है और मैं भी मिलान फाउंडेशन में आप सभी किशोरियों के साथ जुड़कर काम करती हूँ। और अब जो अगला हमारी चर्चा का विषय है वो है किशोरियों की शिक्षा, यानी कि माध्यमिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। और इस माध्यमिक शिक्षा में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं और हम किस प्रकार उससे निपट सकते हैं, इस पर ही हम चर्चा करेंगे, इसी विषय को लेकर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक तो गर्ल राइजिंग से निधि जी। निधि जी, आपका स्वागत है। और अनुभूति पात्रा जी हैं मलाला फाउंडेशन, ये कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है मलाला फाउंडेशन की तरफ से। तो अनुभूति पात्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं शबनम जी। शबनम जी एजुकेट गर्ल्स से हैं। एजुकेट गर्ल्स बहुत ही सघनता से कार्य करता है किशोरियों के मुद्दों पर। तो शबनम जी किशोरियों के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम की प्रोग्राम हेड हैं। और हमारे साथ एक किशोरी है, जो किशोरियां जो आप लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं राजकुमारी। आप सभी चारों पैनलिस्ट का स्वागत है। और जितने भी लोग जूम के माध्यम से और आपका यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी किशोरियों का, अभिभावकों का और सभी दर्शकों का मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरा सवाल राजकुमारी से है। राजकुमारी, जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल है कि जो प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है, उसमें जब आपने दाखिला लिया, जब आप प्राइमरी स्कूल में गई और उसके बाद जब आपने माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जब दाखिला लिया, तो दोनों के बीच का आपका अनुभव क्या रहा? जी मैम, विनीता मैम, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं अपना जवाब बताऊंगी क्या अनुभव रहा है मेरा। तो नमस्ते, मेरा नाम राजकुमारी है, मैं बुलंदशहर से हूँ। और मेरा जो अनुभव रहा है प्राइमरी एजुकेशन को लेकर और माध्यमिक एजुकेशन को लेकर, वो यही रहा है कि जब तक प्राइमरी की बात करें तो वो ये होता है कि जो प्राइमरी होता है वो 1st से 8th तक का होता है, जो कि सरकारी होता है। और उसमें जो हमारी एजुकेशन होती है प्राइमरी, वो फ्री होती है, जो हमें आसानी से मिल जाती है और घर वाले हमें करा देते हैं। स्कूल भी पास में होता है, बुक्स भी उसमें फ्री मिलती है, जो यूनिफॉर्म होती है वो भी फ्री मिलती है। तो घर वालों का कहीं ना कहीं कोई खर्च नहीं होता है, खर्चा नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्राइमरी शिक्षा होती है वो हमें मिल जाती है। लेकिन जैसी बात आती है हमारी प्राइमरी को पास करने के बाद माध्यमिक शिक्षा की बात आती है, तो घर वाले हमारी पढ़ाई को रुकवा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि फर्क होता है प्राइमरी में और माध्यमिक शिक्षा में। जो प्राइमरी वो तो फ्री है, लेकिन अगर हम माध्यमिक की बात करें तो हमें उसके लिए प्राइवेट स्कूल जाना होगा। उसमें हमारी फीस भी होगी, एडमिशन फीस होगी, बुक्स होगी, यूनिफॉर्म होगी, जो कि हमें से खरीद कर करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा लगता है घर वालों
ऐसी मिली जिन्हें पढ़ना था लेकिन उसकी पढ़ाई नहीं कराई जा रही थी, तो मैंने उन लड़कियों के एडमिशन कराए और उनके परिवार वालों से लड़ी, उनके परिवार वालों से लड़ी। तो मुझे जो लगता है कि हमें पढ़ाई के लिए ही, अपने से अधिकार इसके लिए ही इतना लड़ना पड़ता है अपने परिवार वालों से। तो वो उसको पढ़ाई रुकती, वो इसी वजह से रुकती है क्योंकि जब तक फ्री होता है तब तक घर वाले करा देते हैं, लेकिन जैसे माध्यमिक की बात आती है घर वाले स्टॉप करा देते हैं क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं और इससे लड़कियों की रुकवाई जाती है। तो हमें लगता है इसमें हमें काम करने की जरूरत है। और अगर कोविड के चलते हुए अगर हमने देखा है कि एक तो लड़कियों की पढ़ाई को में दिया ही नहीं जाता है। अगर लड़कियां मतलब लड़ाई कर करके अगर पढ़ भी रही थी तो लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, लड़कियां तो घर बैठ गई, अब क्या हो, तो पढ़ाई भी बंद होगी। तो घर वालों को लगा अभी इससे अच्छा और मौका नहीं हो सकता है, कोई भी लड़कियों को मतलब लड़कियों की शादी कर देते हैं, मतलब पढ़ाई को मतलब इग्नोर करके उन लोगों ने सोचा कि शादी करना बेस्ट ऑप्शन है, तो उन्होंने वही किया और लड़कियों की पढ़ाई रुक गई यहाँ पर। एक तो पढ़ती नहीं है, मतलब लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है, ऊपर से पढ़ भी रही है, तो इस वजह से वो पीछे हो गई है। तो यही अनुभव रहा है मेरा, यही था कि कहीं ना कहीं लड़कियों की एजुकेशन को लेकर, माध्यमिक एजुकेशन को लेकर काम करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक काम हो गए। धन्यवाद। मैं राजकुमारी की आवाज शायद आप लोगों को पूरी तरह से नहीं सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन मुझे लगता है आप उसकी बातें समझ में आ रही होंगी। शायद वो कहना चाह रही थी कि जो प्राइमरी की जो उसकी शिक्षा है वो तो आसानी से निपट गई, लेकिन उसके बाद की शिक्षा में फिर घर वालों की तरफ से दिक्कतें आना शुरू हुई और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो नहीं पढ़ाएंगे। फिर किसी तरह से लड़ाई करके अपने हक के लिए उसने 10वीं की और उसके बाद चांस की बात थी कि उसे मिलान मिल गया और मिलान के सपोर्ट से उसने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। वो कोविड के बारे में भी शायद बता रही थी, जो मुझे समझ में आया कि कोविड के टाइम में भी लड़कियों की शादी कर दे रहे हैं जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रही हैं इस वक्त, और क्योंकि उनके लिए पढ़ाई महत्वहीन है। तो इसी चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं शबनम जी के पास जाना चाहूंगी। शबनम जी, आपका बहुत ही लंबा अनुभव रहा है जैसा मुझे पता चला है एजुकेट गर्ल्स में आपका किशोरियों के साथ काम करने का। तो आप अपना अनुभव बताएं कि क्या अनुभव है माध्यमिक शिक्षा को लेकर, किस प्रकार की चुनौतियां आपको लगता है कि इन लड़कियों के साथ हैं और इसके साथ ही किस प्रकार बदलाव किया जा सकता है। शबनम जी, अपने नजरिए से अगर आप हमें ये भी बता पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी। पिछले 3 साल से हम लोग किशोरी शिक्षा के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और अनलाइक दूसरी संस्थाएं जो स्कूल में रहते हुए लड़कियों के संबलन के लिए या अकादमिक सहयोग के लिए काम करती है, हम विशेषकर उन किशोरी और बालिकाओं के साथ काम कर रहे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट है। अधिकतर देखा होगा, रिसर्च भी बताता है और आप सब लोग इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं कि अधिकतर लड़कियों का ड्रॉप आउट कक्षा 5 या कक्षा 8 के बाद होता है। जैसा अभी हमें राजकुमारी ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा तो आसानी तक लोग करवा देते हैं, आप माँ बाप से बात करेंगे, पूछेंगे, वे सब शिक्षा का महत्व समझते हैं। उसके बावजूद उनके घर में 8वीं के बाद लड़कियां स्कूल से नहीं जुड़ती। संभवतः बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि समुदाय ग्रामीण विशेषकर यह सोचता है कि अगर लड़की 8वीं पढ़ ली यानी शिक्षा कंप्लीट हो गई। तो किशोरियों के लिए उच्च शिक्षा का महत्व या सेकेंडरी एजुकेशन का महत्व परिवेश में समझा नहीं जा रहा है। दूसरा, अभी राजकुमारी ने गरीबी और पैसे का एक पक्ष सामने रखा कि फीस देनी पड़ती है और सेकेंडरी एजुकेशन मुफ्त नहीं है। यह सही बात है। साथ में हमें यह भी देखना चाहिए कि जो किशोर वय की लड़कियां हैं वो दरअसल घर में अनपेड और केयर वर्क में भी लगी हुई रहती हैं। तो यह भी किसी न किसी फॉर्म में एक तरीके से आपकी पारिवारिक आय को संबलन देता है, क्योंकि जब हम लड़कियों को स्कूल में पुनः भर्ती करवाने के लिए जो 8वीं ड्रॉप आउट है या 9वीं ड्रॉप आउट है जाते हैं तो सीधा यही कहने को मिलता है कि मैडम ये तो पशुओं का काम करती है, दूध चारा लाती है, दूध दूती है, देखभाल करती है, अगर ये स्कूल चली गई, पढ़ाई लिखाई में सारा टाइम दे देगी तो हमें 15,000 में दूसरा आदमी रखना पड़ेगा घर पर यही सारे काम करने के लिए, जबकि अभी ये हमारा मुनाफा है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पहलू और
हमारी पैट्रियार्की जो सोच है कि अब लड़की 8वीं तक पढ़ ली, इससे आगे पढ़ के क्या करेगी, वो एक बहुत बड़ी बाधा है। किशोर अवस्था में आने पर हमारे समाज में, जैसा आप सब जानते हैं, पिछले सत्र में भी बात हो रही थी, लड़कों के लिए अलग कायदा है और लड़कियों के लिए अलग। लड़कियों पे कंट्रोल ज्यादा हो जाता है और लड़कों को आजाद छोड़ दिया जाता है। तो यह भी एक कारण है जिस वजह से किशोरियां नहीं पढ़ पाती। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित जो स्कूल हैं, जो सेकेंडरी एजुकेशन तक की शिक्षा देते हैं, उनका नंबर बहुत मुख्तसर होता है। प्राथमिक विद्यालय आपको हर गांव में मिल जाता है, लेकिन सेकेंडरी विद्यालय थोड़ा दूरी पर होता है, जिस वजह से लड़कियों को एक एडिशनल उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा, ये सारी कुछ चीजें और एड ऑन हो जाती है। और अभी कोविड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, स्कूल तो सारे यूनिवर्सली ही बंद है, लेकिन हमने राजस्थान में एक छोटी सी स्टडी करी थी 400 के लगभग लड़कियों के साथ में, और आप जानकर अचंभित होंगे कि उनमें से 56% लड़कियों ने कहा कि जब भी स्कूल खुलता है बहुत संभव है कि वे पुणे स्कूल में न जा सकें, क्योंकि उनके परिवार को, आसपास के लोगों को उनके घर पे रहकर पारिवारिक कार्य में सहयोग करते हुए देखने की आदत सी हो गई है। 90%, इट्स अ ह्यूज नंबर। आप सोचिए, 90% लड़कियों ने कहा कि उनके ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में शादी कर लेने का पारिवारिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। 90% इज नॉट अ लेस नंबर। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन ये निकल कर के आया है। लड़कियां स्वयं कह रही हैं कि उनकी जो दूसरी फ्रेंड्स हैं वो भी इस तरीके से परेशान हो जाएंगी। साथ में, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हर किशोरी में, जिसके भी संपर्क में अब तक आई हूँ, एक जज्बा है आगे बढ़ने का, पढ़ने का, अपने पंख पसारने का, और वो जिंदगी जो उन्होंने परिवार में दूसरी महिलाओं को जीते देखा है, वो उससे अलग हट करके कुछ करना चाहती हैं। बहुत बार ऐसी केसेस सामने आए हैं, देखने में आए हैं, कि जब परिवार में अगर लड़की की स्कूल की फीस, या ओपन स्कूल में जाती हैं अधिकतर लड़कियां इस उम्र की, क्योंकि स्कूल के अंदर जाने के अपने लिमिटेशंस हैं उनके, कि एक तो वो पूरा घंटे नहीं दे पाएंगी, फिर उसके बाद में क्लास के अंदर उनसे छोटी उम्र की किशोरियां पढ़ती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये ऑप्ट करती हैं ओपन स्कूल के लिए, NIOS के लिए या RSOS के लिए। तो उसकी फीस के लिए भी लड़कियां एडिशनल आवर्स काम करती हैं, पैसे बचाती हैं, राखी में जो उनको पैसा मिलता है वो सेव अप करती हैं, ताकि फीस भर करके आगे पढ़ाई कर सके। तो एक जीजी विषा जो है हमें घास में नजर आती है, कि तेज धूप में भले ही वो थोड़ा मुरझा जाए, लेकिन थोड़ा सा पानी का छींटा पड़ते ही वापस वो ग्रीनरी हमें हर तरफ दिखाई देती है। तो लड़कियां बेशक आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत ज्यादा उनकी अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है वह सहयोगी होता है आगे बढ़ने के लिए। स्कूल एक अनेबलिंग फैक्टर के तौर पर भी सामने देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ का जो कैरिकुलम है वो जेंडर लेंस के थ्रू अगर हम देखें तो बहुत ही शून्य और नीचे के स्तर का नजर आता है। साथ में ही एडोलसेंट को लेकर के जो लड़कियों के अपने अनुभव है, क्योंकि ये बच्चे नहीं है जो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत चुपचाप बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे, कहना मानेंगे, इनमें प्रश्न करना, रिबेलियस इनका एटीट्यूड होता है, ये सब हमारा स्कूल सिस्टम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया है। विशेषकर सरकारी स्कूल जहां पर की किशोरियां भर्ती होती हैं गांव के अंदर, वो रिपेल करता है गर्ल्स को। तो कैरिकुलम के ऊपर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जैसा पहले भी मेरे कुछ वक्ताओं ने कहा था सत्र में, कि अगर परिवार में हम थोड़ी समझाइश का काम करें, समुदाय को भी हम अपने फेवर में लें, और एडोलेसेंट गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक इनेबलिंग माहौल हम डेवलप कर सकें, तो बहुत संभव है कि लड़कियां पुनः स्कूल की ओर जा सकती हैं, और वे जाना भी चाहती है। अभी कोविड के मद्देनजर मुझे लगता है कि स्कूल अगर खुल भी जाए, क्योंकि आपने देखा कनेक्टिविटी में कितनी प्रॉब्लम है। सब जगह हम कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल तो खैर ऑनलाइन चलते हैं, लेकिन उनके बच्चों के पास में लैपटॉप्स वगैरह सभी कुछ है। ग्रामीण क्षेत्र में यही स्टडी का मैं हवाला वापस देती हूँ, मात्र 24% गर्ल्स के पास में एक्सेसिबिलिटी टू स्मार्टफोन है, और वो स्मार्टफोन रखने के बावजूद उन 24% में से 38% के पास में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो यह एक दिक्कत देने वाला काम है। प्रोबेबली हमें इसके ऊपर, आप वापस मेरे पास आएंगी तो मैं और इसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद शबनम जी। ये तो बहुत ही आपने बहुत ही सच मानिए, हम आपकी बातों में थोड़ा खो से गए थे,
क्योंकि इतना आपने गहराई से चीज़ों को बताया है, जो पहलू है, आर्थिक पहलू, मानसिकता की जो बात है, कहीं न कहीं जो परिवार का जो संबल बन जा रही है, एक आदत बन जा रही है, आगे कोविड के दौरान का जो पिक्चर दिखाई आपने, और जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम का बदलाव नहीं, वास्तव में बहुत ज़रूरी है कि हम पाठ्यक्रम के बदलाव की बात जहाँ तक है, या समुदाय को अपने फेवर में, बहुत ही व्यवहारिक सुझाव आपने दिए हैं शबनम जी। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि मैं अनुभूति जी के पास जाना चाहूँगी कि अनुभूति जी आप बताएं, अभी जो चर्चा चल रही थी, और जैसा होता है कि जब माध्यमिक स्टेज में हम जाते हैं तो जो इस तरीके की दिक्कतें जो आती हैं, जो शबनम जी ने कहा, और इसके लिए बदलाव की भी बात उन्होंने बताई, लेकिन तत्काल में कौन से ऐसे हम 2 स्टेप उठा सकते हैं जो उनकी शिक्षा को जारी रखवा पाए? ऐसे कौन से 2 स्टेप हो सकते हैं किशोरियों के लिए जो शिक्षा को जारी रखवा पाए? तो अनुभूति जी आपसे हम लोग जानना चाहेंगे। विनीता, थैंक यू। और शबनम जी ने बहुत ही न्यूएंस तरीके से समझाया कि लड़कियां क्या फेस करती हैं जब वो माध्यमिक स्तर पर पहुंचती हैं। हमें जो जो सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, जो चीज़ों की हम बात करते हैं, जो हम एक्शंस ले सकते हैं जब उनकी बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हमने इस मुद्दे को पॉलिसी में किस तरह से देखा है, किस तरह से इसकी चर्चा की है, किस तरह से इसका कोई सोल्यूशन निकाला है। हमारा बहुत सीधा सा तरीका रहा है कि हम कई बार कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की बात करते हैं। हम ये सोचते हैं कि लड़कियों दे दिया, 8वीं में आ गई तो 2 लड़कियां इकट्ठे साइकिल में बैठ के चली जाएंगी। हम ये सोचते हैं कि उसको किताबें दे देते हैं और फीस के पैसे दे देते हैं तो वो लड़की स्कूल तक चली जाएगी। और ये मेजर्स जो हैं हम लोगों ने कई सालों से लिए हैं और मैं इनको बुरा नहीं मानती। मैं ये नहीं कहती कि ये मेजर्स जो हैं ये काम नहीं आती हैं, ये काम बहुत आती हैं। इनमें से जैसे कि साइकिल का जो मामला है उसके लिए तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा हमें और इन स्कीम्स के बारे में सोचना चाहिए कि इनको बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि जब हम माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूल दूर हो जाते हैं। स्कूल दूर हो जाते हैं तो लड़कियों के लिए स्कूल जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, लड़कों के लिए भी हो जाता है, और लड़कियों के लिए हम जब उनके सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो हमारा सारा डिबेट रहा है ये इस पे रहा है ज़्यादातर, और हमारा पॉलिसी का आंसर ये रहा है कि हम किसी तरीके से इस तरह से लड़कियों का जो फैमिली के ऊपर जो खर्चे का बोझ है उसको किसी तरह से हटाएं। पर वही फैमिलीज हैं जो जिनमें लड़के भी हैं और उन लड़कों की शिक्षा को प्रायोरिटी दिया जाता है। वो लड़के जब स्कूल जाते हैं तब भी परिवार उनके पढ़ाई के लिए खर्चा निकालती हैं, पैसे निकालते हैं। वो लड़के भी मजदूरी कर सकते हैं, मजदूरी करके उतना ही 15,000 रुपए अपने परिवार के लिए कमा सकते हैं या उससे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि लड़के बाहर जाते हैं मजदूरी करेंगे तो उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो हम तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं कि लड़कों पे हम खर्चा करें। तो हमने क्या नहीं किया है अब तक, हमने लड़कियों के स्कूलिंग के कॉस्ट को कहीं कहीं कम करने की कोशिश की है, पर हमने जो नहीं किया है वो ये कि हम परिवार के मानसिकता के साथ काम करें। हम ये समझने की कोशिश करें कि गांव में जब एक लड़की है जो माध्यमिक शिक्षा के लेवल तक पहुंच गई है तो उसको स्कूल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर वो लड़की हमें खेतों में काम करते हुए दिखती है तो हमें क्या करना चाहिए। मैं गांव में नहीं रहती, मेरे घर में लड़की नहीं है जिसके लिए मैं ये कह सकूं, पर गांव में परिवार के अलावा कौन से और लोग हैं जो इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, और उनको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए, क्योंकि गांव का माहौल जो है उसके एक लड़की अगर पढ़ लिख जाती है तो गांव के माहौल के लिए भी बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक लड़की अगर 1 साल शिक्षा ज्यादा ले लेती है स्कूल में तो उसके परिवार और उसके आसपास के माहौल में किस तरह का बदलाव आता है। तो एक जो सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, एक जो
सोल्यूशन जिस पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए वो ये है कि जो हमारे लड़कियों के आसपास जो बड़े हैं, जो अडल्ट्स हैं, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। उनकी ये क्लियर समझ होनी चाहिए कि चाहे रिसोर्सेस कितने भी कम हो, हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। या मैं अपने आसपास अगर एक लड़की को खेतों में काम करते हुए देखती हूँ तो उसके बारे में आवाज उठाऊंगी। दूसरा मुझे मुद्दा ये लगता है कि जो हमें करना चाहिए और बहुत इमीडिएट बेसिस पे करना चाहिए, कोविड की वजह से तो मुझे लगता है कि ये कल हो जाना चाहिए था पर अब तक नहीं हुआ है, वो ये कि हम सेकेंडरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बना दें। सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी, पर लड़कियों के लिए इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बड़ा होगा। हमें पता है कि जो लड़की अभी तक कोविड से पहले स्कूल जाती थी, अब हमें उसको घर के काम करते हुए देखने की आदत हो गई है। हमें ये भी पता है कि 6-7 महीने से कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके इनकम पे बहुत ज़्यादा वो अटैक हुआ है, वो काम नहीं कर पाए हैं। और वहाँ पे हम परिवारों को कैसे कह सकते हैं कि आप लड़कियों को स्कूल भेजिए, उनके फीस पे खर्चा कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। तो कम से कम कुछ समय के लिए, भले ही अगले 5 या 10 साल के लिए, कोविड के मद्देनजर मुझे लगता है कि अगर हम लड़कियों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लड़कियों के सेकेंडरी एजुकेशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो लड़कियां जो हमारे प्राइमरी स्कूल के एनरोलमेंट के लेवल के बढ़ोतरी की वजह से अब स्कूल जा पाई हैं, वो माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच पाए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें अगर हम कर पाएं तो मुझे लगता है कि कई सारी लड़कियां इस कोविड के सिचुएशन के बाद भी स्कूल जा पाएंगी, आगे पढ़ पाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये 2 मेजर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। धन्यवाद अनुभूति जी। जो आपने जो सॉल्यूशंस बताए सही बात है। कहीं ना कहीं ये बहुत सेकेंडरी एजुकेशन को अगर हम फ्री करते हैं और आसपास के माहौल में जो एडल्ट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवेश बनेगा, वो माहौल बनेगा जो आप बात कर रही हैं। मुझे लग रहा है शबनम जी को शायद कहीं और भी ज्वाइन करना है, तो वो लीव करना चाहती हैं। तो थोड़ा सा चर्चा को बीच में रोकते हुए अनुभूति जी, शबनम जी से चाहेंगे कि किशोरियों के लिए जाते जाते एक संदेश देकर आप जाएं, फिर हम उस चर्चा को आगे कंटिन्यू करते हैं। माफी चाहूंगी, आज एक्चुअली ग्लोबल गर्ल्स नॉट ब्राइड्स की भी मीटिंग है, उसमें भी प्रेजेंटेशन था। हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए, मुझे आइडिया था आधे घंटे का रहेगा। और जैसा अभी अनुभूति जी बता रही हैं, वाकई में कैश ट्रांसफर वुड हेल्प गर्ल्स टू कम बैक। दूसरा, इसके साथ ही अगर परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक उनके ऊपर ये जो पैसे का बोझ है, आर्थिक बोझ है, वो थोड़ा कम किया जा सकता है। साथ ही इसी स्टडी का हवाला देते हुए, जिसे मैं अभी प्रेजेंट करने वाली हूँ दूसरी जगह, यहाँ पर गर्ल्स ने कहा कि जिस तरीके से बाइसाइकिल फ्री मिलती है, पाठ्य पुस्तकें फ्री मिलती है, तो क्या गर्ल्स को गैजेट्स और फ्री इंटरनेट, ये 2 चीजें मुहैया करवाई जा सकती हैं क्या? और मेरे ख्याल से सेंटर के लेवल पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज दे नीड टू कम टुगेदर, साथ में आकर के WCD हुआ, पोषण के लिए फूड्स के डिपार्टमेंट के लोग हुए, युवा मिनिस्ट्री हुई, ये टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री हुई, दे ऑल नीड टू कम टुगेदर एंड लिटरली सी कि कैसे ये लड़कियों को वापस स्कूल से जोड़ने के लिए मददगार एक स्पेसिफिक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें, जिसके तहत वो वापस आए। और मुझे लगता है किशोरियों को अपने ऊपर विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। उड़ती रहो, बोलती रहो, चहकती रहो, प्रश्न करती रहो। प्रश्न करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने दायरे में सीमित, मतलब बदतमीजी वाली नहीं, अपने हक के लिए, अपनी बात रखने के लिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। वो आपका मखौल उड़ाया जाएगा, चुप कराया जाएगा, लेकिन वहां दबने की जरूरत नहीं है। और जो एनर्जी आप में है वो आप बांधे नहीं रख सकते। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। पढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो, और हम और हमारे जैसे लोग कुछ लेवल तक आपके साथ रहेंगे। बाकी आपको अपना रास्ता स्वयं तय करना है। निर्णय लो जिम्मेदारी के साथ। धन्यवाद शबनम जी। मुझे लगता है कि मैं जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है, तो जो हमारा टाइम फिर ओवर आ रहा है, तो मैं निधि जी के पास जाना चाहूंगी। तो अभी हम लोग लगातार मानसिकता में बदलाव की बात करें, जो अभी अनुभूति जी ने भी कहा कि हम
एडल्ट्स को ऐसा बनाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनकी उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो ये जो परिवेश है, ये पूरा माहौल है, इसको बृहद पैमाने पर आपके नजरिए से कैसे बदला जा सकता है? गर्ल राइजिंग भी बहुत गहराई से काम करता है, तो थोड़ा सा हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे। तो निधि जी आप बताएं। थैंक यू विनीता। और फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इनकरेजिंग प्रेरणादायक कॉन्वर्सेशन है ये, और बहुत ही ज़रूरी कॉन्वर्सेशन भी है। आई थिंक सबसे मुश्किल सवाल है ये, बिकॉज सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं सामने, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या फाइनेंशियल को लेकर के हो, या बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा बैरियर जो है वो है मानसिकता का। क्योंकि अगर मानसिकता ही चेंज नहीं होगी तो पॉलिसी से लेकर के कम्युनिटी लेवल तक चेंज लाना बहुत बहुत मुश्किल है। और मानसिकता चेंज करना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जिसमें बहुत कंसिस्टेंट लेवल पे काम होना चाहिए, तो वो उसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़े से मेरे अनुभव शेयर करना चाहूँगी। जो गर्ल राइजिंग का काम है और जो हम अपने स्तर पे करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली पूरा फोकस्ड है मानसिकता चेंज करने पे, ताकि लड़कियां स्कूल में रह सकें और स्कूल पूरा कर सकें। बेसिकली हम जो अप्रोच यूज करते हैं विनीता, वो है स्टोरी टेलिंग की अप्रोच। अब जैसे मैं यहाँ पे सुन रही थी इसके पिछले पैनल में, जिसमें कि सबा बात कर रही थी, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सुन पाए उनको, और इस वाले पैनल में जहाँ राजकुमारी बात कर रही थी, हमारा सारा का सारा हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसी कहानियां आगे लेकर के जाएं, क्योंकि हमें बहुत विश्वास है इस पे कि कहानियों में वो दम है और वो शक्ति है जो शायद हम इतना एविडेंस बटोर लें लेकिन उसमें नहीं हो पाता। हमारे पास बहुत एविडेंस है टू से दैट देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन जीडीपी बढ़ जाएगा देश का, दुनिया का, अगर हम गर्ल्स को एजुकेट करें। इतनी फायदे होंगे अगर हम गर्ल्स को एजुकेट करें। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी ये कम हो जाएगी अगर हम गर्ल्स को सेकेंडरी एजुकेशन दें। हमारे पास डेटा की कोई कमी नहीं है। तो देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम वो बहुत पावरफुल कहानियां, जो हमारे बच्चों की कहानियां, जैसे राजकुमारी की है, सबा की कहानी, वो सुनाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा है गर्ल राइजिंग ने शुरुआत करी थी 8 कहानियों से। ये कहानियां हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से एक कहानी भारत देश की भी है, रुखसाना की है, जो अपने माता पिता के साथ फुटपाथ पे रहती है कैलकाटा में। 5th स्टैंडर्ड में थी वो, 5वीं कक्षा में, जब हमने ये फिल्म बनाई थी। और बहुत गर्व के साथ ये बता रही हूँ कि इसी साल उसने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल था उसके लिए पढ़ाई करना। ना सिर्फ ये, बल्कि ये पूरा हुआ बिकॉज ना सिर्फ ये उसका सपना था, बट ये उसके माता पिता का सपना था कि उनकी बेटी जो है ये पूरा स्कूल कंप्लीट करे। तो आई थिंक ऐसी कहानियां, पावरफुल कहानियां, जिसमें बच्चियों ने, लड़कियों ने इतनी मुश्किलों का सामना करके किसी ना किसी तरह अपने एजुकेशन के रास्ते पे बने रहे, वो करी हैं। वो उन कहानियों का महत्व हमने देखा है पॉलिसी लेवल पर भी हुआ है, और उन कहानियों का महत्व हुआ है कम्युनिटी में भी। हमने राजस्थान में, बिहार में, बहुत सारे स्टेट्स में, गांव-गांव में काम किया है, जहाँ पे एग्जैक्टली जो आपके सारे पैनलिस्ट पहले बता रहे थे, वही मुद्दे उठ करके आते हैं। लड़कों को पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि लड़के वंश चलाते हैं आगे, और या तो फिर माँ बाप का सहारा बनते हैं। लड़कियों को पढ़ाना सब चाहते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि वो जो रिसोर्सेज है वो लड़कों को पढ़ाने में चले जाते हैं। तो जब हम ऐसी स्टोरीज लेकर के जाते हैं जहाँ पे लड़कियों ने इतनी मुश्किलात और उनके पेरेंट्स ने इतनी मुश्किलात का सामना करके फिर अपने बच्चों को पढ़ाया, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहती हूँ जल्दी से, वो ये है कि जो स्टीरियोटाइप्स, जो हम अपने स्टीरियोटाइप्स में बंधे रहते हैं, जिससे कि लड़कों का सोसाइटी में ये रोल है और लड़कियों का सोसाइटी में ये रोल है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं तोड़ेंगे तो हम समानता ला नहीं पाएंगे। और जो अभी हमारे से पहले अनुभूति जैसे बात कर रही थी कि करिकुलम बेस्ड
जो स्कूल में जो काम होना चाहिए, या शबनम जो बात कर रही थी, वो बहुत जरूरी है। गर्ल राइजिंग ने एक करिकुलम बनाया जिसमें कि कहानियां ही कहानियां हैं, जिसमें कि एक्टिविटीज हैं जो कि टीचर्स बच्चों के साथ खेल सकते हैं क्लास में, 5th स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड में। एवरी एक्टिविटी विल हेल्प इन ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप। ऐसा कुछ नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती, और ऐसा कुछ नहीं है जो लड़के नहीं कर सकते। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जब गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें लड़कों का रोल उतना ही जरूरी है, और स्टीरियोटाइप से वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए ये जो कहानियां हैं ये हम आगे लाएं, इन कहानियों को हम अपने पेरेंट्स, अपने कम्युनिटी लीडर्स और अपने पॉलिसी मेकर्स को सुनाएं, और इन कहानियों से हम मानसिकता को बदलने में हम जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं संभव हो सकते हैं। आपकी बात एकदम सही है, डेटा दिल को नहीं छूता है, लेकिन जो एहसास होते हैं, जो कहानियों में छुपे होते हैं, वो बहुत जल्दी दिल को छूते हैं, और मानसिकता को बदलने के लिए कहानी जो जब दिल में कोई चीज उतरती है तो अपने आप मानसिकता में धीरे धीरे बदलाव आता है, आंकड़ों से नहीं आता है। निधि जी बहुत जल्दी से सिर्फ 2 शब्द, बहुत सारी हजारों किशोरियां आपको देख रही हैं, 2 शब्द में किशोरियों के लिए बस 2 ऐसा मजबूत शब्द बोल दीजिए जो उनके लिए हौसला बने, जो उनके लिए प्रेरणा बने। और अनुभूति जी आप भी प्लीज तैयार रहिएगा, इसके बाद 2 शब्द हम आपसे भी सुनना चाहेंगे उन हजारों किशोरियों के लिए जिसको वो लेके आज इस चर्चा के माध्यम। बस मैं यही कहना चाहूंगी विनीता कि आई थिंक पहले एक पैनलिस्ट ने, आई थिंक निष्ठा ने बोला था, जो कि मैं बोलना चाहती थी बच्चियों को, कि अपने अरमानों को और अपने सपनों पे कोई रोक मत लगने दो। खूब बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन साथ ही साथ अपने सपनों पे विश्वास भी रखो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। और पता है कभी कभी क्या होता है, हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, लड़कियों से, तो लड़कियां वो सपने देखती हैं जो उनके पेरेंट्स उनके लिए देख रहे होते हैं। तो अपने पेरेंट्स के सपने अपने लिए मत देखो, अपने खुद के सपने देखो, और विश्वास रखो कि इस पथ पे चलते रहोगे तो हम अपने सपने, कोई नहीं रोक सकता हमें अपने सपने हासिल करने से। धन्यवाद आपका निधि जी। और अनुभूति जी जल्दी से मुझे मेरी किशोरियां जो इतनी सारी जुड़ी हैं उनको 2 ऐसे शब्द बोल दीजिए। आप लोग इतना काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो 2 शब्द उनके लिए प्रेरणा होंगे और वो यहाँ से लेके जाएंगे। अनुभूति जी, मैं बस इतना बोलना चाहूँगी सारी लड़कियों से कि ये जो रास्ता आपने चुना है बहुत मुश्किल है। इसमें मुश्किलें आएँगी, आपके जो रास्ता है ना वो सीधा नहीं है, वो सरल नहीं है। पर जो सपना है वो उसको आँखों के सामने रखें, तो किसी न किसी तरीके से हम पहुँच जाएँगे। हो सकता है लाजपत नगर जाने के लिए रिंग रोड ना पकड़ सकें, बीच की गलियों से निकल के जाना पड़े, और कहीं बीच में किसी ने रोक दिया, किसी ने वापस बुला लिया, पर ये ज़रूर है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अपने पे विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा पहले निधि ने भी बोला। विश्वास रखिए और उन लोगों को अपने करीब रखिए जो आपके दोस्त हैं, जो इसी तरह के भावनाओं के साथ आगे चलते हैं। तो ये जो आपने अपनी इस जर्नी में और गर्ल आइकन्स के साथ दोस्ती की है, इनका साथ मत छोड़िएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिएगा, तो आप आगे ज़रूर पहुँचेंगे। और जब भी आपको मुश्किल होगी, यही लोग आपके काम आएँगे। तो अपने एलाइज़ को समझना और अपने एलाइज़ के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद अनुभूति जी। सब लोग जितनी हमारे साथ पैनल सदस्य जुड़े हैं, किशोरियों आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी सुन रहे हो, सपनों को नहीं छोड़ना है। शबनम जी भी यही बोल कर रही है, अनुभूति जी और निधि जी, और अपने सपनों के पीछे पड़ जाना है, और अपने सपनों के पीछे। तो इसका ध्यान रखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो आपके कैरियर का आधार है, तो उसे छोड़ना नहीं है। लड़के किसी भी तरह संघर्षों से, चाहे जैसे, लेकिन हम अपनी माध्यमिक शिक्षा को पूरा करेंगे, तभी हम अपने कैरियर और अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।